नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम प्रोनाउन चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन होते क्या हैं। सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी कि प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एट्सेट्रा। ठीक है, अब इन प्रोनाउन की कैटेगरी कितनी होती है, यानी कि कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। सो टोटल 10 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। कौन कौन से 10 टाइप्स हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। सो दीज आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में होते क्या हैं, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो ऐसे जो भी प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो नोट नंबर 1 में हमने लिखा है दैट ऑफ एंड दोज ऑफ, यानी कि इनसे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा द रोड्स ऑफ चाइना आर वाइडर देन दोज ऑफ इंडिया। द रोड्स ऑफ चाइना आर वाइडर देन दोज ऑफ इंडिया। ये आपका सही लिखा गया स्टेटमेंट है, लेकिन आपको एग्जाम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर कंट्री। आपको क्या क्वेश्चन आया, इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर कंट्री, यानी कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो किसी भी अन्य कंट्री से स्ट्रॉन्ग है। किसी भी अन्य कंट्री से स्ट्रॉन्ग है या किसी भी अन्य कंट्री की डेमोक्रेसी से स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जब भी हम तुलना करते हैं तो दो समान चीज़ों की तुलना करते हैं। यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं इंडिया की, तो हमें भी दूसरे देश की डेमोक्रेसी की बात करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही होगा, इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ। आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आपने यहाँ पर दैट ऑफ यूज़ किया, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज ग्रेटर देन एटम बॉम्ब्स। द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज ग्रेटर देन एटम बॉम्ब्स, यानी कि जो इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब का वो ज़्यादा है, एटम बम से ज़्यादा है। हमने ऐसा लिखा है, लेकिन हम बोलना क्या चाहते हैं कि एटम बम के इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट है हाइड्रोजन बम का, यानी कि द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ एटम बम। लेकिन हम इफेक्ट दो बार, यानी कि नाउन का बार बार यूज़ नहीं करेंगे, तो इसकी जगह पे या क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट ऑफ। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया, दैट ऑफ यूज़ किया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन एटम बम, यानी कि जो इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ एटम बम। ठीक है, ठीक इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर देन द यूएसए, यानी कि जो इंडिया में जीवन स्तर है लोगों का वो यूएसए से कम है। यूएसए से कम है या यूएसए में रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कम है। ऑब्वियस सी बात है, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन यूएसए को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें अगर इसे सही करना है तो हम यहाँ पे देन के बाद दैट इन लगाएंगे। दैट इन यानी कि जो जीवन स्तर यूएसए के लोगों का है और जो जीवन स्तर इंडिया के लोगों का है, दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर यूएसए में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर से कम है। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। द ट्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर स्मॉलर देन डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि जो पेड़ होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो स्मॉल होते हैं
डेसिडियस फॉरेस्ट से, लेकिन नहीं, हम बोलना क्या चाहते हैं, ट्रीज ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज को कंपेयर किया जा रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ट्रीज से। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दोज इन। दोज क्यों, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं, इसलिए दोज इन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के द्वारा। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, सो हु, हुम, व्हाट, विच, ये आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, सबसे पहले इनका यूसेज देखते हैं। जैसे कि सीता लव्स मी, हु लव्स मी, हु, जो हु का आंसर कर रहा है वो आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है, सो हु लव्स मी, सीता लव्स मी, तो यहाँ पे हु की यानी कि सीता की जगह पे हु आ गया, इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अब हुम डज सीता लव, यानी कि सीता किससे प्यार करती है, ये भी एक, यानी कि यहाँ पे इसमें मी का आंसर हो गया। मी भी एक नाउन है। ठीक है, सो ये भी आपको इंटरग्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिया मैंने। नेक्स्ट, आई टॉक टू हर। आई टॉक टू हर, इसको जब कन्वर्ट करेंगे इंटरग्रेटिव में तो क्या हो जाएगा, हु टॉक्स टू हर, यानी कि उससे कौन बात करता है। फिर और कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू हुम डू आई टॉक। ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं जिनको 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है। एग्जामिनर इसमें से कोई से भी एक तरीके में गड़बड़ कर दे देगा और आपको उसमें से गड़बड़ हटाकर या फिर एरर फाइंडिंग करनी होगी, या तो फिर आपको मार्क करना होगा कि किस पार्ट में एरर है। तो अगर आपको ये तीनों ही वेज पता होंगे लिखने के तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज क्या हो सकता है कि अगर मान लो आपको ये वेज नहीं पता है और अगर एग्जाम में ऐसा लिखा गया हु डू आई टॉक टू, तो आप तो इसको गलत कर देंगे कि ये तो गलत लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये फॉर्मेट सही है। सो इसलिए यहाँ पे तीनों ही फॉर्मेट आपको बता दिए गए हैं, तो इन तीनों फॉर्मेट को ध्यान रखें और अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आप सही मार्क करें। क्वेश्चन कैसा आ जाएगा एग्जाम में देख लेते हैं। हु हैव यू इन्वाइटेड फॉर द लेक्चर, यानी कि तुमने किसे इन्वाइट किया है लेक्चर के लिए। तो यहाँ पर हु का यूसेज गलत है, हु की जगह पे क्या आना चाहिए, हुम आना चाहिए। हु की जगह पर हुम आना चाहिए। ठीक है, हु डू यू वॉन्ट टू मीट एट दिस आर, यानी कि तुम किससे मिलना चाहते हो इस समय, इस समय तुम किससे मिलना चाहते हो। सो यहाँ पर भी हु की जगह क्या आ जाएगा, हुम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये नोट नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। यदि 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक साथ रखना है तो पहले वाले को इंटरोगेटिव फॉर्म में तथा बाद वाले को असर्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, क्या है हमारा रूल कि अगर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ आने वाले हैं तो पहले वाले को इंटरोगेटिव फॉर्म में और दूसरे वाले को असर्टिव फॉर्म में, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन के फॉर्म में, असर्टिव यानी कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको रखना है। जैसे कि डू यू नो हुम डज शी लव, यहाँ पर एक तो आ गया डू यू नो इंटरोगेटिव हो गया, और हुम डज शी लव ये भी आपने इंटरोगेटिव हो गया, यानी कि 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आए और आपने दोनों को ही इंटरोगेटिव में रख दिया। सो इस रिस्पेक्ट में ये गलत हो गया। आपको सही करने के लिए क्या करना होगा, डू यू नो हुम शी लव्ड इज करेक्ट, हुम डज शी लव इज रॉन्ग। आई होप दिस इज क्लियर। हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ आते हैं तो पहले वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस आप इंटरोगेटिव में रखेंगे और दूसरे वाले को आपको असर्टिव फॉर्म में रखना है, यानी कि स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो हुम डज शी लव, हुम डज शी लव, तो हुम शी लव्ड ऐसा आ जाएगा सही। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। कुड यू टेल मी वेयर हैड यू गॉन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ गए थे, हमें ये पूछना है। ठीक है, कुड यू टेल मी वेयर हैड यू गॉन, तो वेयर यू हैड गॉन, वेयर हैड यू गॉन नहीं आएगा, यहाँ पर हैड यू गॉन यूज़ करना गलत है क्योंकि ये भी एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन बना रहा है। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, वेयर यू हैड गॉन, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, हमें ऐसा पूछना है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। ठीक है,
तो हमें इसलिए असर्टिव फॉर्म में बोलना होगा। मे आई नो हु इज़ शी गोइंग टू मैरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो किससे शादी करने वाली है। सो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या हो जाएगा, मे आई नो whom शी इज़ गोइंग टू मैरी। ठीक है, यहाँ पे आप बस चेंजेस देखिए, ऊपर क्या था, इज शी था, इज शी, ये तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, हमें इसको असर्टिव में चेंज करना है, तो शी इज़ गोइंग टू मैरी, शी इज़ गोइंग टू मैरी कि वह किससे शादी करने वाली है। ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो किससे शादी करने वाली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुड यू टेल मी whom डू यू वॉन्ट टू टॉक टू, यानी कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किससे बात करना चाहते हो। सो यहाँ पर सही करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, कुड यू टेल मी whom डू यू वॉन्ट टू टॉक टू, नहीं who you want to talk to, ऐसा सही हो जाएगा, who you want to talk to। ठीक है, may I know whom did you look to for help, यानी कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो मदद के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो मदद के लिए। तो यहाँ पर भी whom did you look to चेंज हो जाएगा, who you looked to for help, इस चीज़ इस तरीके से। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसमें आपको बस दो बातें, तो ऊपर जो आपको वोकेब्स दिख रही हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक्सेप्ट, EXCEPT, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है EXCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब, और BUT, बट का मतलब, आपने बट का मतलब एक ही समझा होगा अभी तक, लेकिन 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 बट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो आपको पता है लेकिन, और एक मतलब होता है छोड़कर। क्या मतलब होता है, छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट, ये वाला छोड़कर। ठीक है, तो ये याद रखना। लाइक का मतलब होता है के समान, और टू ब्लेम का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। टू ब्लेम यानी कि दोषी ठहराना, है ना, यानी कि हु इज टू ब्लेम, किसको दोषी ठहराया जाए, अरुण हैज़ टू बी ब्लेम, ऐसे बोलेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सनल केस में यूज़ होते हैं। पर्सनली, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। एक सेंटेंस से अगर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस, और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रखे जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। चलिए अब सब्जेक्टिव केस क्या होंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। अब इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएंगे, आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू का यू ही रहता है मतलब, और ही, शी, इट, दे, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का हो जाएगा देम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नोट की तरफ कि आखिर ये हेल्प किस तरीके से करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले बी वर्ब्स के बारे में जानिए। बी वर्ब्स आर फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस। अब बी वर्ब्स क्या होती हैं, सो आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी कि बी वर्ब्स कौन कौन सी होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी क्या होती हैं, बी वर्ब्स होती हैं। कैसी वर्ब्स होती हैं, बी वर्ब्स, इन्हें ही बी वर्ब्स कहा जाता है। तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगी, सब्जेक्टिव केस। क्या लेंगी, सब्जेक्टिव केस, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इनका यूसेज किस तरीके से होगा। और एक और पॉइंट जो कि नोट करने वाला है वो क्या है, रेगुलर वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। रेगुलर वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस एंड रेगुलर वर्ब्स आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि इसमें आपको बताया गया है नोट 3 में कि आपको कब सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है और कब ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है इफ़ आई वर हिम आई वुड हेल्प यू, यानी कि ये लिखा है ना, ये कंडीशन में आता है इफ़ आई वर हिम, यानी कि अगर उसकी जगह पर मैं होता, यानी कि उसकी जगह पे अगर मैं होता तो मैं तुम्हारी मदद करता।
तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, है ना। इफ़ आई वर हिम, ये बोलने में तो सही लग रहा है बट एक्चुअल में ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, हिम, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। हिम काय में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ये देखिए ये रहा, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, बट यहाँ पर क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं हम, नहीं। इफ़ आई वर हिम, देखो वर क्या है, बी वर्ब्स है, और बी वर्ब्स हमेशा किसको फॉलो करती हैं, सब्जेक्टिव केस को, ठीक है। तो बी वर्ब्स के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ मी हु हैव हेल्प्ड यू, यानी कि वो मैं था, यानी कि वो मैं हूँ जो तुम्हारी हेल्प करता आया है अभी तक, है ना, जिसने तुम्हारी हेल्प की है। वो मैं ही इंसान हूँ जिसने तुम्हारी हेल्प की है, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ। सो इट इज़ मी नहीं, मी क्या होगा, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें क्या बोलना है, सब्जेक्टिव केस में बोलना है। सब्जेक्टिव केस में क्यों बोलना है, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है वो बी वर्ब्स के बाद आ रहा है। बी वर्ब्स इज, एम, आर, इज आ रहा है इसमें। इट इज़ आई, इसलिए क्या सही बोलेंगे, इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू। अगर अभी तक आप ये बोलते आए हैं इट इज़ मी हु हैव हेल्प्ड यू, तो आप गलत बोलते आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ आई इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज़ आई हु डैश टीचिंग यू। अब बताइए इसमें क्या होगा, इट इज़ आई हु इज़ टीचिंग यू या इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू। यहाँ पर हमें एम यूज़ करना होगा क्योंकि हम हमारे प्रोनाउन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हु को देखकर इज़ नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें आई को देखकर एम यूज़ करना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए ठीक है, अब बाकी आप कर लेंगे और बाकी आप इसमें और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। चलिए अब नोट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो नोट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे दैट यूज़ ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है वो हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब इफ़ ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, यानी कि अगर सारे ही प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही हो, ऐसे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 3 1। अब इस 2 3 1 का क्या मतलब है, 2 का मतलब होता है सबसे पहले आप रखेंगे सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन कौन हो रहा है, जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, एंड दे ये थर्ड पर्सन हो गया। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि सेकंड पर्सन, एंड दे यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले आप रखेंगे सेकंड पर्सन को, अगर सारे ही प्रोनाउंस कैसे हैं, सिंगुलर हैं, तो सबसे पहले रखेंगे आप सेकंड पर्सन को, फिर रखेंगे आप थर्ड पर्सन को, और फिर रखेंगे आप अपने आप को यानी कि फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। अब अगर सारे ही प्रोनाउंस प्लूरल हों, सारे ही प्रोनाउंस क्या हों, प्लूरल हों, तो क्या करेंगे, तो फिर हम रखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को, सबसे पहले अपने आप को रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को, और फिर थर्ड पर्सन को जिसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्डर। अब अगर कोई नेगेटिव सेंस देता हो, नेगेटिव सेंस जैसे कि चोरी की बात हो या ब्लेम इल्ज़ाम की बात हो या गलती की बात हो, मिस्टेक्स की बात हो, है ना, तो उसमें सबसे पहले आप अपने आप को रखेंगे। बस ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप गलती या ब्लेम या इल्ज़ाम बता रहे हो तो उसमें सबसे आगे अपने आप को रखना है, फर्स्ट पर्सन को। सो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, एंड देन द थर्ड पर्सन, ठीक है। इफ़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस मिक्स्ड, अब अगर मान लो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रोनाउन मिक्स करके आ जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, फिर हम 2 3 1 को फॉलो करेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, एंड देन फर्स्ट पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो था थ्योरी, अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आई एंड माई पेरेंट्स आर कमिंग हियर, आई एंड माई पेरेंट्स आर कमिंग हियर, ठीक है। आई कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन, माई पेरेंट्स क्या हो गए, सेकेंड पर्सन, आर कमिंग हियर आ रहे हैं,
यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन को हम पहले रखेंगे और फर्स्ट पर्सन को हम बाद में रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर थर्ड पर्सन, थर्ड कहाँ गया? अब थर्ड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं, सेकंड के बाद डायरेक्ट वन पे आ जाएंगे, ठीक है। सो सही क्या हो जाएगा? सही देख लीजिए यहाँ पे, माई पेरेंट्स एंड आई इज द करेक्ट आंसर, माई पेरेंट्स एंड आई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही शी एंड आई आर टू ब्लेम फॉर दिस लॉस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इल्ज़ाम की बात कर रहे हो, ठीक है, ब्लेम की बात कर रहे हो, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन को आगे रखेंगे, यानी कि अपने आप को आगे रखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, अब ये दोनों ही सेकंड पर्सन है, ही और शी, तो आप किसी को भी पहले और बाद में रख सकते हैं, ठीक है। तो आई, ही एंड शी आर टू ब्लेम फॉर दिस लॉस, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे एंड वी विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दे एंड वी यानी कि वे और हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, ठीक है। सो वी सेकंड पर्सन में आ जाएगा और दे थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो अब जब दोनों ही प्लूरल हो, ठीक है, जब सारे ही प्रोनाउंस प्लूरल हो तो क्या करते हैं, कौन सा फॉलो करते हैं? 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट पर्सन है क्या? नहीं है। सेकंड पर्सन है? हाँ है, वी, तो वी को पहले रखना चाहिए। और दे कौन सा है? थर्ड पर्सन है, तो दे को बाद में रखना चाहिए, ठीक है। तो वी एंड दे हो जाएगा, ये हो गया क्लियर, ठीक है। नाउ आई, यू एंड ही आर रॉबर्स। ये रॉबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब इसमें देखिए कौन सा रूल फॉलो होगा, 1, 2, 3 वाला। तो आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है एंड ही थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन नहीं है, वो भी सेकंड पर्सन है। सो यहाँ पर अलग बात हो गई, ठीक है। अलग बात से मतलब कि अब इसमें थर्ड पर्सन नहीं है तो 1, 2, 2 हो गया, ठीक। आई, यू एंड ही आर रॉबर्स, दिस इज क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अप फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नोट्स पढ़ेंगे। मैं अपने ही नोट्स से पढ़ाना इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि आपको वही नोट्स दिए जाएं जो मैंने पढ़े हैं, आप भी उन नोट्स को देख पाए जिन्हें पढ़कर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम को क्लियर कर सका, ठीक है। और ये नोट्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू।